नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पे। दोस्तों, एसटेट का जो हमने पाठ्यक्रम शुरू कर रखा है उसमें साइकोलॉजी की एक नई वीडियो है। इसमें जो है हम एमसीक्यू जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में जो पहले आए हुए हैं वो एमसीक्यू हम लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो और इसमें जो है बात करेंगे प्रश्नों की। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें क्या है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है किस और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। देखिए यहां क्या बात कही गई है, आप इसको एक्सप्लेन समझिएगा कि एक आंतरिक बल है। तो आंतरिक बल की अगर बात आई तो आंतरिक बल कौन सा है, क्या करता है? वो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। उस प्रतिक्रिया को एक विशिष्ट दिशा भी प्रदान करता है। तो वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है आंतरिक बल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अरे भाई थोड़ा सा, हाँ ये, चलिए अगला प्रश्न आपका, अच्छा ये बीमारी हो रहा है क्या इसमें? चलिए तो इसमें क्या है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? बाह्य प्रेरक कौन सा है? कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना। इसमें ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक, सिर्फ 2 और 4, 3 और 1 और 3। देखिए इसमें आपने समझना है कि बाह्य प्रेरक कौन से होते हैं जो बाह्य रूप से आदमी को, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं वो। तो देखिए गणित के प्रश्न हल करना, गणित के प्रश्न हल करते हैं किससे? अपनी रुचि के साथ, अपनी रुचि से हल करते हैं। चित्र बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? अपनी रुचि से जो है वो हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो ऐसे हैं, कविता पाठ करना इसमें दूसरे लोग प्रभावित होंगे और दौड़ में भाग लेना इससे भी हमें दूसरे लोग प्रभावित होंगे, यानी कि बाह्य लोगों से हमें वाहवाही मिलेगी। इसलिए ये जो है पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा जो है ये क्या है? ये हमारे बाह्य प्रेरक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश कर रहा है। क्या, कौन कर रहा है? उसका एक आंतरिक बल है जो उसको विवश कर रहा है। आंतरिक बल विवश कब करेगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, विवश कर रहा है वो के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा आंतरिक बल होता है जो किसी प्रकार से आपको समस्या का हल करने के लिए जो है वो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रेरक होता है वो एक, हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं कि वो एक आंतरिक बल होता है और वो हमारे जो मन होता है उसको एक विशिष्ट दिशा में फॉरवर्ड करता है और एक विशेष प्रकार की दिशा देता है और ये समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए भी विवश करता है। अर्थात ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रेरक। अगला प्रश्न, प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन। थोड़ा सा इसमें ये कर रखा है, ये नहीं आएगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। एक देखिए आकलन क्या होता है? कैलकुलेशन करना। और सीखने के लिए, एक सीखने के लिए और एक सीखे हुए का फर्क है दोनों में। एक तो कोई चीज सीखनी है उसके लिए हम करें और एक जो है वो हम जो है वो कोई सीखी हुई चीज के करें और एक दूसरा होता है वो सीखने के लिए करें। यानी सीखने के लिए करें तो उसका अर्थ ये कह सकते हैं कि हम जो है वो सीखना चाहते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत डिफिकल्ट है ये मैटर, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता हूं। अपना पुराना तरीका ठीक है, ये वाला ठीक है। चलिए, हाँ, सीखने के लिए आकलन जो है वो, सीखने के लिए आकलन क्या होता है? विशिष्ट होता है और उसे अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है या अलग करने के और रैंक देने के प्रयोग के लिए किया जाता है और ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो ग्रेड्स को महत्व देने पर बिल्कुल गलत है।
ठीक है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि नहीं है। और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है अलग करने और रैंक देने के लिए, तो रैंक की बात आ गई तो बिल्कुल गलत है। तो ये क्या करता है, जो सीखने के लिए आकलन होता है, यानी कि हमें सीखना है और उसके लिए हम आकलन करें कि हम किस प्रकार सीखें, किस तरीके से सीखें, किस मेथड से सीखें, ये सारा कुछ आकलन करते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यानी कि ये 4 शब्द दिए हुए हैं यहां पर, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव, यानी कि आप उसको एक्सचेंज कर सकें, कौन सा होता है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो देखिए, अभिप्रेरणा के साथ जो है वो बदला जा सके जिस शब्द को, वो क्या कहलाता है? आपका आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और कोई ना कोई आविष्कार करते हैं। तो जब आवश्यकता होगी तभी क्या होगा, तब भी जो है हमारा मन एक्टिव होगा, हमारा माइंड एक्टिव होगा और किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। तो अभिप्रेरणा के साथ जो है वो आवश्यकता को जो है हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को, हाँ ये तो हो चुका है, पहले प्रेरक है, ये प्रश्न पहले आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, यानी कि ये शब्द जो गलत है यहां पर, शहीद हो गए, शहीद हो गए, संभवतः उन्हें था या थी। देखिए कि विक्रम बत्रा, जिनको पता था कि बिजू उनके ये जो है, जब उन्होंने वो कारगिल में युद्ध में भाग ले रहे थे तो उस समय उनके सामने परिस्थितियां ऐसी थी कि उनकी जो सुरक्षा है वो खतरे में थी, और सुरक्षा खतरे में होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और वो सारा का सारा जो है उनको हालांकि पता था। तो फिर वो इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो उनको फॉलो करती है, यानी कि उन्हें पता था या उनके लिए जो सर्वोपरि था, वो क्या था? नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा या अपने परिवार के नाम की ख्याति। देखिए, उन्हें ना तो जो उन्होंने जो भी किया, विक्रम बत्रा ने कारगिल के युद्ध में जो भी किया तो वो अपने परिवार के लिए, परिवार के नाम की ख्याति के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा ये भी नहीं किया, और अनुभव की प्राप्ति की इच्छा ये भी बिल्कुल नहीं था। उन्हें क्या था? उन्होंने अपनी आत्मसिद्धि प्राप्ति करने के लिए, यानी कि उन्होंने, उनके अंदर जो जुनून था, उस जुनून और जोश को जो है उन्होंने कर दिखाया कि हाँ वो कर सकते हैं, ऐसा मान करके, यानी अपने मन की, अपने आप की आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, जिसमें वो शहीद भी हो गए थे। अगला है, राजेश अति लोलुप पाठक है। पाठक यानी पढ़ने वाला, पढ़ने का बड़ा लालची है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भी भोजन अवकाश में भी अपना परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने हेतु अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी कि उसे किस रूप में, किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या मापन आधारित शिक्षार्थी। तो देखिए, मापन आधारित नहीं होगा, शिक्षक अभिप्रेरित, क्योंकि शिक्षकों को तो उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं है, और तथ्य आधारित भी नहीं है, बल्कि वो बच्चा क्या है, यानी राजेश जो है वो क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है, अरे इतना जल्दी मत जाओ, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसको आप कहें
रोटी, कपड़ा और मकान, ये कह सकते हैं। ये जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं किस में आती हैं? ये आपकी आती हैं भौतिक में। ये किस में आती है? ये आपकी प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। तो ये निम्न में से कौन सी दैहिक है, मनोदैहिक है, सामाजिक है या मनोसामाजिक है? तो प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, भूख आदि, काम, शक्ति आदि, ये क्या है? ये दैहिक आवश्यकताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैहिक आवश्यकताएं। और ये जितने प्रश्न हैं ये सारे के सारे किसी ना किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। आ जा भाई, नीचे आ जा, नीचे, अरे नीचे आ जा भाई। अगला, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव विधि। जो प्रोजेक्टिव विधि है उसमें किस चीज का, प्रोजेक्टिव विधि में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का या सृजनात्मकता का? किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया क्लास में कि भाई आप जो है अपने मन पसंद का जो है एक चित्र बनाइए, तो उसमें आप किस तरह का चित्र बनाते हैं? वो आपसे कह दिया कि प्राकृतिक सुंदरता का चित्र बनाइए, तो आपके माइंड में किस प्रकार का चित्र बनता है? आप पर्वत पहाड़ों का चित्र लेकर आते हैं, आप नदियों का चित्र लेकर आते हैं, आप जंगलों का चित्र लेकर आते हैं। वो आपकी चॉइस क्या है, वो सारी की सारी आपके अचेतन मन में छिपी होती है और वो प्रोजेक्टिव विधि के द्वारा, प्रक्षेपण विधि के द्वारा बाहर आती है। तो जो अचेतन मन होता है उसका प्रक्षेपण विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया है वो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। क्या होता है इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, ऐसा कहना है मैस्लो का। तो ये पदानुक्रम का सिद्धांत है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो ये है 12 नंबर। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो, यानी प्रेरणा का संबंध उपलब्धि के साथ है, यानी प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि के साथ है, अधिगम का वही संबंध किसके साथ है? अब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो अभिप्रेरित होने के बाद में वो कोई कार्य करता है, उस कार्य से क्या होता है? उसको उपलब्धि प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर अधिगम होगा तो अधिगम जब हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? जब तर्क चिंतन होगा, बोध होगा या विवेक होगा, तो विवेक होता है अच्छे बुरे का ज्ञान, तर्क किसी चीज को लॉजिकल तरीके से कहना, चिंतन ये अधिगम से पहले का काम है, तो क्या होता है? बोध होता है। जब अधिगम हो जाता है तब क्या होता है? बोध होता है। यानी प्रेरणा का संबंध उपलब्धि के साथ है तो अधिगम का सिद्धांत, बोध के साथ है अधिगम का संबंध। अगला है, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता जैविकीय है, प्राथमिक है, सामाजिक है या असामाजिक है? तो पहले हमें समझना होगा उपलब्धि आवश्यकता क्या है, कि हम समाज में रहकर कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार के अभिप्रेरक में आता है? तो वो आता है आपका समाज में रहते हुए हम जो है वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वो आपका सामाजिक अभिप्रेरक में आता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग करना है तो कैसे, किस लिए किया जाता है? उपलब्धि प्रेरणा में वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्धा हेतु, तनाव को कम करने हेतु या उपरोक्त सभी? तो देखिए कक्ष में जब हम अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग करें तो उसके लिए हम जो है उपलब्धि में वृद्धि कर सकते हैं, उच्च स्तरीय स्पर्धा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तनाव भी कम कर सकते हैं, और इन सभी का, यानी कि ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग अगर कक्षा में करते तो उनसे ये तीनों के तीनों जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? जैविकीय आधार नहीं है किसका? भूख का तो बिल्कुल है, प्यास का तो बिल्कुल है, काम का बिल्कुल है, संबंधन। संबंधन का जैविकीय आधार नहीं है। संबंधन किसे कहेंगे? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि घास, तब आपका माइंड जो है, बिल्कुल आपके माइंड में चित्र क्या बनता है? हर एक व्यक्ति के माइंड में अलग अलग चित्र बनेगा, जिसको हम सह संबंध भी कह सकते हैं। संबंधन जिसको हम सह संबंध कहते हैं, ये वही सह संबंध है। तो सह संबंध का कोई जैविकीय आधार नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। निम्न में से किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती? बुद्धि के अभाव में, तो बुद्धि रहित व्यक्ति भी बहुत जो है कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आवश्यकता, दंड और प्रोत्साहन, जरूरी नहीं कि प्रेरणा दंड से आरंभ हो, जरूरी नहीं है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोत्साहित करने से ही प्रेरणा आरंभ हो, कोई भी व्यक्ति हमें जो है वो कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे और हम उसके लिए हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी उस कार्य को, तब तक हम उस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। यानी कि आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और इस प्रश्न में क्या है? कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? प्राथमिक अभिप्रेरक है प्यास, भूख, काम शक्ति, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो है किस में आते हैं? ये आपके प्राथमिक अभिप्रेरक में आते हैं। कौन से हैं? ये प्राथमिक अभिप्रेरक है। राइट आंसर हो जाएगा तीनों सभी। और प्रश्न नंबर 18, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? वेतन, दंड, कार्य में रुचि, पदोन्नति। तो आंतरिक, ये इसमें आंसर है क्या? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो कार्य में जो रुचि होती है वो क्या है? वो आंतरिक रूप से होता है। जैसे वेतन है तो ये क्या होगा? ये बाह्य रूप से होगा। ये क्या होगा? ये बाह्य रूप से है, ठीक है। दंड जो है ये बाह्य रूप से, पदोन्नति बाह्य रूप से, लेकिन कार्य में रुचि होती है। जिस प्रकार किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को जो है वो गाना गाना अच्छा लगता है, ये सारे क्या है? आंतरिक रूप से प्रभावित होने वाले हैं, यानी आंतरिक है। अगला प्रश्न, फिर इसका आंसर कहां से आ गया? अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैस्लो ने, एडलर ने, टिचनर ने और वाटसन ने। तो ये जो है मैस्लो ने जो है वो अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत दिया है। यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या है? आवश्यकता पदानुक्रम वाला। अगला है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना, यह कथन किसका है? तो ये जेपी गिलफोर्ड का ये कथन है। ये कथन जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट कथन जो कि एग्जाम में पूछे गए वही हमने यहां पर डालने का प्रयास किया है। और ये 20 हो गए, और इसके बाद में जो है एक प्रश्न हमारा और है, आज का अंतिम प्रश्न है। कहाँ रह गया? नीचे, बहुत नीचे स्लाइड में चला गया वो। चलिए ये आ गया 21 नंबर। 21 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट है, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को कितना संतोष देता है, छात्रों का कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, या छात्रों को मानसिक रूप से कितना तैयार रखता है। तो यहां ऐसे में चारों ऑप्शन जो है वो तीसरा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो ही जाता है। यहां पर हमने बताना कि द बेस्ट जो कौन सा इनमें से, तो इनमें से जो बेस्ट है कि प्रभावशीलता, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर किस पर करती है? कि वह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय रखता है। तो ये हमारे प्रश्न थे 20 आज के, और उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और एग्जाम में पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए ये प्रश्न है। और इसी तरह के प्रश्न और आप डेली जो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना।